हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास, जो कि क्लास 8 का सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का। आज हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, ठीक है, समाजवाद क्या होता है। इस टॉपिक में एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी गई हैं, लिख सकता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए। ये मेंस राइटिंग में हमेशा आता है, कभी साम्राज्यवाद के बारे में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको बहुत अच्छे समझेंगे। क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है और ऐसे ही आप पूरा पार्ट वाइज पूरी हिस्ट्री को आप कवर कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रवाद। संसार के सभी देशों में जनतंत्र और जनता की सार्वभौम सत्ता स्थापित करने में प्रयत्नशील लोगों को अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों से प्रेरणा मिलती है। इसका मतलब है कि जैसे राष्ट्रवाद, एक देश का उदय कैसे होता है, अमेरिका और फ्रांस के क्रांतिकारियों ने एक राष्ट्र के रूप में उदय करते हैं। देखिए जो है यहाँ पर प्रेरणा मिलती है और इन क्रांतियों ने राष्ट्रीयता के विचार को भी और दृढ़ बनाया। राष्ट्रीयता और राष्ट्रों का निर्माण नई स्थापना थी। और तुम प्राचीन और मध्यकाल में जो राज्यों को साम्राज्यों के बारे में पढ़ चुके थे, उसमें राष्ट्र नहीं थे। जिन अर्थ में आज हम शब्द का प्रयोग करते हैं राष्ट्रों का, तो राष्ट्र का निर्माण तब शुरू हुआ जब एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग ने, जिनका अपना एक लंबा और एक सा इतिहास था और अपने एक जनगण के रूप में मानना शुरू कर दिया। लोग एक दूसरे पर आश्रित और दूसरे से अलग थे। मध्य युग में यूरोप के अधिकांश देशों के राजाओं के हाथों में बहुत ज़्यादा जो है क्या थी, शासन व्यवस्था थी। राजाओं के हाथों में कम शक्ति रह गई और अपनी जागीरों में सामंती सरदार अत्यंत शक्तिशाली बन गए। यहाँ तक कि एक ही देश में कायदे कानून दूसरे प्रदेश में कायदे कानून से भिन्न थे। जहाँ साम्राज्य था वहाँ अक्सर ही एक देश का शासक दूसरे देशों को कुछ हिस्सों को हड़पने की कोशिश करता था। राज्यों की सीमाएं अक्सर बदलती रहती थी। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ जो जुड़े थे, बड़े पैमाने पर राजनीतिक परिवर्तन भी शुरू हुआ। जो देश के कई राज्यों में बटे हुए थे वो एकजुट हो गए। इस प्रकार देश के विभिन्न भाग थे वो संयुक्त होकर एक राज्य बन गए। यूरोप और इंग्लैंड, फ्रांस पहले देश के जिनका स्वतंत्र और संयुक्त राज्य के रूप में उदय हुआ। जो देश आंशिक रूप से पूर्ण रूप से विदेश शासन के अधीन था, उसने गुलामी की जंजीर तोड़ फेंकने के लिए और अपने को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। 19वीं सदी में पोलैंड, ग्रीस, यूनान, जर्मनी, इटली तथा अन्य अनेक देशों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष हुए। दूसरे देशों के लिए संघर्ष जारी रखकर 20वीं शताब्दी में आज़ादी हासिल की। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के निर्माण में विदेशी आधिपत्य से स्वतंत्रता प्राप्ति और राष्ट्रीय एकीकरण की शुरुआत हुई, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए संघर्ष का सबसे महत्व भूमिका अदा की। यही हमारा राष्ट्रवाद था, जो राजाओं से अलग होकर एक देश का निर्माण करता है, जो जनगण मतलब जनता द्वारा चुना जाता था। अब आते हैं साम्राज्यवाद। जब यूरोप और अमेरिका महाखंड देशों के जनतांत्रिक और राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो रही थी, तो उद्योग के विकास के लिए मशीनों का प्रयोग हो रहा था। तब भारत और एशिया, अफ्रीका, अन्य देशों में इस तरह का जो है यूरोप के नाविकों द्वारा व्यापार के माध्यम से बढ़ चुके थे और 15वीं शताब्दी लगते आते एशिया के बंदरगाहों पर पहुंचने लगे। वे मसाला, सूती कपड़ा, मलमल, चाय, चीनी, सोडा आदि चीज़ें खरीदने आते थे और यूरोप के इन चीज़ों पर बड़ी मांग थी। और यूरोप से आने वाले ये नाविक और व्यापारी मुख्यतः पुर्तगाल, हॉलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड तथा फ्रांस के निवासी थे। ये सब समुद्र तटीय देश थे और समुद्र के व्यापारी अपना माल श्रीलंका, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों से खरीदते थे। इन व्यापार से उन्हें भारी मुनाफा होता था, इसलिए वे आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। इस लड़ाई में उन्हें अपनी सरकारों से मदद मिलती थी और 18वीं सदी में मध्यकाल तक इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी
एशिया के साथ व्यापार करने वाले यूरोप के व्यापारी, ये देखिए इसी को साम्राज्यवाद कहते हैं, यूरोप के व्यापारी समुदाय में प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुकी थी। इस कंपनी का मुख्य केंद्र भारत था। यूरोप तथा अन्य देशों के व्यापारी अपने केंद्र एशिया तथा अन्य देश में जो है स्थापित किए थे। तो ये क्या था, एक प्रकार का साम्राज्य था, मतलब व्यापार करने वाले क्षेत्र पर कब्जा करना अपने आप में एक साम्राज्य था। ठीक है, और यूरोप के काफ़ी भिन्न थी और इनकी सरकारें कमज़ोर थी। इसमें किसी भी के पास अच्छी नौसेना नहीं थी। जिन आर्थिक परिवर्तन ने यूरोप के देशों को शक्तिशाली बना दिया, उसकी एशिया अफ्रीका के देशों में अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी। व्यापार के लिए एशिया के देशों को पहुंचते हुए यूरोपवासियों ने छल कपट और लड़ाइयों पर इनका कब्जा कर लिया। एशिया और अफ्रीका के देश कमज़ोर तो थे ही, मगर एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने यूरोपवासियों को इन देशों पर जो है अफ्रीका एशिया के बहुत सारे देशों पर ये कह सकते हैं कि किस तरह से ये लूटते हैं। ये देखिए, इन देशों पर अपना कब्जा जमाने और अपने उपनिवेश को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। हम देख चुके हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन बहुत अधिक वृद्धि हुई थी और कारखाना में उत्पादन लगातार होने लगे और मालिकों को अधिक मुनाफा मिलता रहा, और जिससे कच्चे माल के नए स्रोत और तैयार किए गए। माल के उपयुक्त बाजार खोलना आवश्यक था। यूरोप के व्यापारी एशिया के बाजारों से अच्छी तरह परिचित थे। इन बाजारों पर कब्जा करने के लिए इन पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया गया। इस प्रकार एशिया पर साम्राज्यवाद औपनिवेशिक कब्जा शुरू हुआ और 19वीं सदी के मध्यकाल से अफ्रीका भी इसकी चपेट में आ गया। यूरोप के जिन देशों ने अपने उद्योग पर विकास किया और जहां पर इन लोगों ने विकास किया, देखिए ये सभी फैक्ट्रियां हैं, एक ऐसे जो अलग अलग कारखाने जिसको बोलते हैं, 18वीं शताब्दी में विकास किया, जो सैनिक दृष्टि से अधिक बलशाली थे, उन्होंने एशिया अफ्रीका की जनता पर विजय प्राप्त की। 19वीं शताब्दी के अंत तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश प्रदेश यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण में चले गए। यूरोप वासियों के लिए उपनिवेश मतलब उपनिवेश क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था पर अपना जो है नियम लगा देना। उपनिवेश क्या था, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक बन चुके थे और इससे महायुद्ध 1939 से 45 में साम्राज्यवादी शक्तियों को कमज़ोर बना दिया और उपनिवेश पर उनका कब्जा ढीला पड़ गया, जिससे साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत भी तैयार हो गया। मगर उपनिवेशों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष काफ़ी पहले शुरू कर दिए थे। स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ा मुकाबला करना पड़ा और अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी, जिससे 1945 तक दूसरा महायुद्ध समाप्त होने पर एशिया अफ्रीका के लगभग सभी देश स्वतंत्र हो गए। और फिर वहाँ पर 20वीं सदी में नए क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने एक ऐसे जनता प्रचार किया जो मतलब इसकी शुरुआत जो है फ्रांसीसी क्रांति की, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और इस तरह से जो है बंधुत्व की भावना थी, व्यक्ति को समान अधिकार देने का समर्थन। मगर पूंजीवादी के विकास ने जनता को दो प्रभुत्व वर्गों में बांट दिया, एक पूंजीपति वर्ग और इसके बावजूद मजदूर वर्ग। जैसे वर्तमान में क्या है कि अब धीरे धीरे जो हम लोगों का साम्राज्य है वो पूंजीपति की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि एक पूंजीपति वर्ग हो जाएगा और एक जनता वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो मजदूर वर्ग, मजदूरों के नए उद्योग के अधिकांश फायदे नहीं मिले और वो गरीब और प्रायः बेरोजगार बने रहे। ऐसी स्थिति में आर्थिक तथा सामाजिक समानता से रहित राजनीतिक समानता का अधूरा समझा जाने लगा। 19वीं सदी के दौरान मजदूरों ने अपने आम हितों की रक्षा और प्राप्ति के लिए अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। ये संगठन मजदूर संघ मतलब ट्रेड यूनियन कहलाए। नई और बेहतर जिंदगी के लिए उन्होंने राजनीतिक आंदोलन भी शुरू किए। कुछ विचारकों और दार्शनिकों ने यह मांग उठाई कि जमीन, कारखाने और उत्पादन के अन्य साधन चंद व्यक्तियों के कब्जे में नहीं रहने चाहिए, इन सब पर समूची जनता का स्वामित्व होना चाहिए। इनमें दो ऐसे विचारक हुए जिनके सिद्धांतों का सारी दुनिया पर असर पड़ा। वे विचारक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल, यही दोनों थे जिसपे कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, जिन्होंने समाजवाद के सिद्धांत दिए, और फ्रेडरिक एंगल्स ने जो सिद्धांत दिया,
इससे दोनों घनिष्ठ मित्र थे और दोनों ने करीब 40 साल तक साथ साथ काम करके अपने विचारों को विकसित किया। और उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के स्थान पर एक नई समाज व्यवस्था समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। तो समाजवाद एक नई अर्थव्यवस्था या समाजवाद जो समाज था उसको सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने ही अपने सिद्धांतों में बताया। जैसे वर्तमान में क्या हो रहा है, पूंजीवाद व्यवस्था हो रही है। भाई पूंजीपतियों के पास पावर, पूंजीपतियों के पास जो है सब कुछ समाज में चला जाएगा और जो कमज़ोर वर्ग हैं, गरीब वर्ग केवल मजदूर बने रहेंगे। जैसे आप देखेंगे 7 नवंबर 1917 को व्लादिमीर इलिच लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई, लेकिन चित्र में लेनिन को पीटर्सबर्ग के शीश महल पर जनता के धावे को दिखाया गया। ये देखिए, इसका मतलब है कि जनता अचानक धावे बोल देती है और वो खुद जो है नहीं चाहती कि पूंजीपति लोगों के पास में पूरे देश की संपत्ति हो। ठीक है, ऐसा तभी होता है जब जनता का बहुत बड़े मात्रा में शोषण होने लगता है। समाजवादी व्यवस्था, ये देखिएगा कार्ल मार्क्स ने इस व्यवस्था को सुधारा था। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के सारे साधन, जमीन, कारखाने आदि पूरे समाज के सामूहिक संपत्ति होंगे। इन पर चंद लोगों का अधिकार नहीं रहेगा। इन विचारकों के सिद्धांतों के आधार पर समाजवाद की स्थापना के लिए दुनिया के लगभग सभी भागों में राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए। इनके विचारों से प्रेरित पहली सफल क्रांति 1917 में हुई, जब रूस में हुई, जिसमें वहाँ पे निरंकुश जारशाही को उखाड़ फेंका गया। क्रांति के बाद वहाँ जो हम लोग कह सकते हैं, क्रांति के बाद वहाँ की स्थितियाँ काफ़ी तेज़ी से बदल गई, जिसमें साम्राज्यवादी व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। पहले घटित अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों की तरह ही रूसी क्रांति भी सारी दुनिया पर एक बड़ा असर पड़ा। हमारी राष्ट्रीय आंदोलन भी रूसी क्रांति के असर से अछूता नहीं रहा। मार्क्स और एंगल्स के विचारों ने अब रूसी क्रांति की दुनिया के सभी देशों के प्रभावित किया और इस प्रकार देखने को मिला कि पिछले 200-300 सालों में दुनिया अनेक आंदोलन और क्रांतियों से गुजरी। दुनिया के बहुत अधिक परिवर्तन हुआ और इस काल में दुनिया के सभी देश एक दूसरे के निकट संपर्क में आए, भले वो व्यापार कर रहे हों या किस तरह से। तो इस तरह से जो वहाँ पे रूस में सत्ता पतला हुआ, तो उसमें जो वहाँ का जार था वो भी क्या था, पूंजीवादी ही व्यवस्था को लेकर चल रहा था। अरे भारत में भी बदल सकता है यदि इस तरह का बहुत बड़े जो संपत्ति का हिस्सा कुछ ही लोगों के बीच चला जाएगा, तो उसमें होगा क्या कि जनता जो है इसमें संघर्ष कर देगी। जब संघर्ष कर देगी तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा कि नहीं, सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, दुनिया का एक हिस्से में यदि कोई घटना होती है तो उसकी सूचना दुनिया के दूसरे हिस्से में फ़ौरन पहुंच जाती है। एक देश में घटित होने वाली घटनाएं अक्सर अन्य देशों को प्रभावित करती है। 20वीं सदी के 2 महायुद्ध हुए जिन्होंने दुनिया के प्रायः सभी देशों को प्रभावित किया और महायुद्धों से लाखों लोग मरे, परंतु युद्धों का अंत करने का एक ऐसा शांतिमय दुनिया का निर्माण के लिए प्रयास हुए जिससे कि मनुष्य समान अधिकार प्राप्त करेगा और अभाव में, दारिद्र्य से मुक्ति होगा, यहाँ तक कि पाएगा। और समूची दुनिया के सामने, दुनिया के प्रत्येक देश के सामने अनेक समस्याएं हैं जिस दुनिया में हम रहते हैं, और साथ ही अपने देश भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। वर्तमान को समझने के लिए अतीत की जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपको एनसीईआरटी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपके अंदर इस तरह का समझ हो, आप घूसखोरी न करें, ईमानदार रहें, क्योंकि जब तक आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो एक ईमानदारी ही दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से चला पाएगी। एक ईमानदारी ही देश के विकास में सबसे सर्वोत्तम होगी। यदि